हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेंद्र सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी की एक सीरीज़ लेकर आए हैं जो रीट के स्टूडेंट के साथ साथ जो पटवारी और कांस्टेबल की और आने वाली बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी सीरीज़ का हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल या कोशिका। अब सेल या कोशिका की बात करें तो क्या होता है सेल? तो देखिए, सेल हमारे जीवन की आधारभूत और मौलिक इकाई कहलाती है। आधारभूत और मौलिक इकाई से तात्पर्य क्या है कि हमारी जीवन का संपूर्ण विस्तार जिसके ऊपर बेस्ड है, यानी जिसके ऊपर टिका है, यानी जिसके बिना शायद हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता, तो उसी के कारण ये हमारा कोशिका को भौतिक और मूलभूत इकाई कहा जाता है। यानी इसके बिना यह संभव नहीं है कि हमारा जीवन यानी हमारा ये शरीर इस रूप में आ पाता। क्योंकि ये इस रूप में है, उसका एकमात्र कारण कोशिका का होना है। और कोशिका का विस्तार होके हमारे शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है और उत्तकों से ही अंग बनते हैं और अंगों के मिलने से शरीर और शारीरिक तंत्र का निर्माण होता है। यानी संपूर्ण शरीर की संरचना के लिए जिस महत्वपूर्ण पार्ट की आवश्यकता हुई वही है कोशिका। तो आइए शुरू करते हैं हम फर्स्ट पार्ट, कोशिका। तो देखिए, कोशिका के बारे में बात करें तो कोशिका का सबसे पहले अध्ययन, कोशिका के अध्ययन की बात करें तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी कोशिका की एक शाखा, देखिएगा किसी भी ब्रांच, किसी भी विज्ञान की शाखा में किसी भी फील्ड की स्टडी को एक विशेष नाम दिया गया है। तो उसी फील्ड में यदि हम कोशिका की बात करें तो कोशिका के अध्ययन करने की शाखा, कोशिका के अध्ययन करने की शाखा साइटोलॉजी कहलाती है। यानी इसे कहा जाता है कोशिका विज्ञान। इसका तात्पर्य है कोशिका विज्ञान। इसके बाद देखिए, कोशिका विज्ञान के खोजकर्ता। अब देखिए, खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने करी थी, मृत कोशिकाओं की खोज किसने करी थी। तो देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। और उन्हीं रॉबर्ट हुक ने एक वृक्ष, उसका नाम था ओक वृक्ष, ओक की छाल कहा जाता है, ओक वृक्ष के जो कॉर्क था, उस कॉर्क का उन्होंने अध्ययन किया और उसमें उन्होंने पाया कि वहां कुछ इस प्रकार के सेगमेंट्स बने थे, यानी छोटे छोटे कोष्ठ बने थे। कुछ इस प्रकार के कोष्ठ बने थे। इन्हीं कोष्ठ या खंडों को उन्होंने सेल का नाम दिया। यानी सेल क्या है? एक छोटा खंड, यानी एक, इसे कहा जाता है एक छोटा कमरा, एक रूम, अ लिटिल रूम। तो इसे ही सेलुला, ये जो सेल वर्ड आया है, ये आया है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है सेलुला। उसी सेलुला वर्ड से ये सेल निकल कर आया है। तो देखिए, और इस सेलुला का मीनिंग होता है अ लिटिल रूम। यानी एक छोटा कमरा। तो कोशिका का खोज करने का श्रेय रॉबर्ट हुक को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने लकड़ी, मृत कोशिका यानी लकड़ी की, एक लकड़ी से बने एक कॉर्क का अध्ययन किया और उसमें
छोटे छोटे खंडों को देखा, उन्हीं खंडों को सेल कहा गया और वही कहलाता है सेलुला से, यानी एक छोटा कोष्ठ, सेगमेंट या कहें सेल। तो देखिए सबसे पहले खोज करी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, कई बार एग्जाम्स में सन भी पूछा जा सकता है, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी। और वो खोज किस पर करी? उन्होंने ओक ट्री यानी ओक वृक्ष, ओक पेड़ की बार्क यानी छाल के भीतर इन्होंने देखा तो कुछ ऐसे सेगमेंट पाए और इन्हीं सेगमेंट्स को उन्होंने कोशिका नाम दिया। और याद रखिएगा ये किस प्रकार थे? ये मृत थे, यानी इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज करी। कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि मृत कोशिकाओं की खोज किन्होंने करी? तो रॉबर्ट हुक ने करी। कब करी? 1665 ईस्वी में करी। अब इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए सन 1674 ईस्वी में। सन 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक, इन ल्यूवेनहुक ने तालाब के अंदर पाए जाने वाले शैवाल, उस शैवाल का नाम था स्पाइरोगाइरा। उस शैवाल के अंदर इन्होंने इस शैवाल की खोज करी। उस शैवाल को देखा कि ये भी एक विशेष प्रकार का सेगमेंट्स है और क्योंकि ये जीवित था इसीलिए इन्हें कहा गया जीवित कोशिका। ये कहलाती है जीवित कोशिका। कोशिका यानी ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिकाओं की खोज करी, जबकि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज करी। इन्होंने करी 1666 ईस्वी में और इन्होंने की 1674 ईस्वी में। और वो जीवित कोशिकाएं क्या थी? वो थी शैवाल। ओके, अब देखिए कोशिकाएं हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों? क्योंकि हम अपना ये जो शरीर देखते हैं उसकी एक विशेष संरचना है। हमारे ये हाथ हैं, आंखें हैं, नाक है, मुंह है और शरीर के जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों को अपना पूर्ण आकार प्रदान हुआ है। लेकिन वो पूर्ण आकार की उत्पत्ति किसके कारण हुई है? वो एक कोशिका के कारण हुई है। और वही एक कोशिका अगर वास्तव में ना होती तो शायद हमारा ये जीवन अस्तित्व में नहीं आ सकता था। और इसी के कारण कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहा जाता है और इसी के साथ साथ इसे क्रियात्मक इकाई के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप ये देखिए, मैंने ये पेन अपने हाथ से होल्ड किया है, यानी इस पेन को हाथ से होल्ड करने में सहायता किसकी पड़ी? इस हथेली और इन उंगलियों की। तो इन्होंने इस पेन को होल्ड करने में हमें सहायता की। तो इन पकड़ने के लिए जिसका निर्माण हुआ है वो सब कोशिका की उत्पत्ति है, यानी कोशिकाओं की देन है। इसीलिए कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ओके, तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? कोशिका है। एग्जाम्स में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? तो कोशिका होती है। अब देखिएगा, हमने आपको बताया संरचनात्मक क्यों कहा गया? क्योंकि शरीर को आकार प्रदान करने का कार्य करता है। और क्रियात्मक क्यों कहा गया? क्योंकि शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर यानी कोशिका के द्वारा निर्मित होने वाले अंगों द्वारा ही ये संभव हो पाए हैं। इसीलिए क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। ओके, तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। अब देखिए, वास्तविक तौर पर बात करें तो रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहुक ने कोशिकाओं की अलग अलग खोज करी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज करी, ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिकाओं की खोज करी। लेकिन वास्तविक तौर पर
कोशिका के बारे में दोनों वैज्ञानिक को ज़्यादा डिटेल बताने में असंभव थे, यानी वो किसी विशेष प्रकार की संरचना या उसके बारे में नहीं बता पाए थे। ना तो रॉबर्ट हुक ने हमें कोई कोशिका के बारे में अध्ययन करके कोई ज्ञान की प्राप्ति कराई और ना ही ल्यूएन हुक ने वो ज्ञान की प्राप्ति कराई। यानी हम कोशिका की खोज तो कर चुके थे, लेकिन कोशिका के बारे में अभी भी अनभिज्ञ थे, अननोन थे कि क्या होती है कोशिका। तो इसी को आगे बढ़ाने का कार्य जिन वैज्ञानिकों ने किया वो वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और श्वान, और इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत के रूप में हमें कोशिका के बारे में विशेष प्रकार के अध्ययन करके ज्ञान की प्राप्ति दी। यानी हमें समझाया कोशिका क्या कार्य करती है और कोशिका क्यों महत्वपूर्ण है और कोशिका किस प्रकार से आगे जाकर अन्य और उपयोगी हो सकती है, यानी अन्य तरह से हमें हेल्प करती है। तो इसी को नाम दिया गया कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, और ये दी सन 1938 और 39 में। तो एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसकी देन है, तो सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत एम स्लाइडेन और टी श्वान की देन है, और ये हमें सन 1938-39 में दिया गया। अब देखिए कोशिका सिद्धांत होता क्या है उसकी बात करते हैं। तो कोशिका सिद्धांत में हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया सभी जीवित प्राणी एक या एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं। सभी जीवित प्राणी एक या एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में ढेर सारे अंग हैं और उन्हीं सभी अंगों का निर्माण अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा हुआ। लेकिन वास्तविक तौर पर क्या हमारे शरीर में जब मां के गर्भ में निर्माण हुआ था तो क्या ये सारी कोशिकाएं विकसित हो चुकी थीं? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये सब कोशिकाएं आगे जाकर मां के गर्भ में 9 माह के दौरान हमारे शरीर में इन सभी अंगों का निर्माण हुआ। यानी सबसे पहले प्रारंभ में एक ही कोशिका थी, वही एक कोशिका विभाजित होते होते कई अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो गई और सबसे अंत में हमारे संपूर्ण शरीर की संरचना का निर्माण हो गया और हम इस दुनिया में अवतरित हो गए या इस दुनिया में आ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे शरीर में एक कोशिका, वो स्टार्टिंग की, वो प्रारंभ की एक कोशिका नहीं होती तो शायद हमारा ये शरीर, हमारी ये आकृति, हमारा ये प्रतिरूप नहीं होता, क्योंकि एक कोशिका से ही विभाजित होकर अनेक कोशिकाएं बनी और अनेक कोशिकाओं से ही कई अनेक उत्तकों का निर्माण होकर कई अंगों का निर्माण हुआ। तो यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी सजीव हो, उन सब का निर्माण केवल सिंगल एक ही कोशिका से हुआ है। कहें कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर, सब एक ही कोशिका से बने हैं और वही एक कोशिका विभाजित होती है और अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है और वही अनेक कोशिकाएं आगे जाकर अलग अलग अंगों में परिवर्तित हो जाती है। यानी हमारे सभी जीवित प्राणी एक या एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा ही बने होते हैं। स्टार्टिंग एक से ही होती है और फिर वो बढ़ते बढ़ते बहुत सी कोशिकाओं में बढ़ जाती है, लेकिन वो सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती यानी पूर्व में स्थापित यानी उपस्थित कोशिकाओं से ही उनका निर्माण हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद और अन्य कोशिकाएं नहीं बन सकती थी। अब देखिए इन्होंने अपने कोशिका सिद्धांत में मुख्य बातें क्या बताई। तो सबसे पहला बताई प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, यानी प्रत्येक जीव हमेशा एक ही कोशिका से बनता है। चाहे किसी की भी बात करें, चाहे मनुष्य की भी बात करें, वो एक ही कोशिका से बना है। एक ही कोशिका से उसका निर्माण हुआ है और वो कोशिकाएं विभक्त होते होते कई अनेक कोशिकाओं में बढ़ चुकी है। तो दूसरा है प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना है।
हमारा शरीर भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, हमारे शरीर में भी अनेक कोशिकाएं हैं, लेकिन वो सभी अनेक कोशिकाएं सबसे पहले एक ही कोशिका से बनी है और वही एक कोशिकाओं ने अनेक कोशिकाओं का निर्माण किया। इसीलिए हमने कहा एक या एक से अधिक। पहले एक कोशिका आई, फिर एक कोशिका से अधिक कोशिकाएं प्राप्त हुई और उसी अधिक कोशिकाओं से हमारे शरीर, हमारे जीवन के लिए इस संरचना, इस आकार या इस प्रतिकृति का निर्माण हुआ है। अब देखिए, कोशिकाओं का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। यानी हमने बात करी केंद्रक की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रक क्या है। तो कोशिकाओं का जिनसे निर्माण हो रहा है उसमें केंद्रक एक मुख्य हीरो का यानी एक मेन रोल अदा करता है। तो केंद्रक क्या होता है तो हम देखते हैं, तो देखिएगा ये कोशिका है और इस कोशिका में ये कोशिका होती है, ये कोशिका का बाहरी आवरण है। अगर पादप कोशिकाओं की बात करें, पादप भी जीवित है, अगर पादप कोशिकाओं की बात करें तो इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है, लेकिन अगर जंतु कोशिका की बात करें तो इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली। और यह कहलाता है केंद्रक। यह है केंद्रक। तो देखिएगा, कोई भी कोशिका का जो निर्माण हुआ है उस कोशिका में केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, यानी सबसे मेन रोल केंद्रक का है। केंद्रक ने ही कोशिका का विभाजन करने का काम किया, केंद्रक ही आगे अनेक कोशिकाओं में विभाजित हुआ है। और देखिएगा, इसके अलावा इस कोशिका के अंदर यहां भरा रहता है द्रव्य, यहां भरा रहता है द्रव्य, उसे कोशिकीय द्रव्य भी कहा जाता है, इसे कोशिकीय द्रव्य भी कहा जाता है। इसके अंदर का जो भरा होता है उसे नाभिकीय द्रव्य कहा जाता है और संपूर्ण को कहा जाता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। और देखिएगा, इसके अंदर ही बहुत सारे अंग, जिन्हें अंगक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटे हैं और अति सूक्ष्म होने के कारण इन्हें अंग ना कहकर इन्हें अंगक, कोशिका के अंगक या कोशिकांग कहा जाता है। ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो कई सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी बहुत सारे कोशिका के अंग, कोशिकांग उपस्थित होते हैं। लेकिन इन सभी अंगों में एक मुख्य रोल प्ले किया केंद्रक ने, यानी इस केंद्रक ने ही हमारी कोशिका का विभाजन किया और कई अनेक कोशिकाओं का निर्माण किया। इसीलिए कोशिका का जो निर्माण हुआ है उसमें मेन रोल यानी मुख्य अभिकर्ता केंद्रक होता है। तो याद रखिएगा, कोशिकाओं के निर्माण में जिस क्रिया के द्वारा होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। अब कोशिका का संपूर्ण सार समझने के बाद हम कोशिका को एक सिंपल सी परिभाषा में बांटें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे घर को बनाने में कई हमें सूक्ष्म मीन्स छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता पड़ी, हमें रेती की आवश्यकता पड़ी, कंक्रीट की आवश्यकता पड़ी, उन सब की आवश्यकता पड़ी, लेकिन इसमें मेन रोल प्ले किया ईंटों ने। यानी हमने एक ब्लॉक लिए, वैसे तो कहने को तो सभी जरूरी हैं, लेकिन हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स, खंडों की हमने आकार दे दिया उसको, क्योंकि बाकी सभी को आकार देना शायद इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमने ईंटों की बात करी कि जिस प्रकार ईंटों से घर का निर्माण हुआ, यानी छोटी छोटी ईंटों के मिलने से एक संपूर्ण दीवार बनी और उन्हीं दीवारों के मिलने से एक कमरा बना, और कमरे, जब बहुत सारे कमरे मिल गए तो हमारी कोशिका का निर्माण हुआ, हमारे घर का निर्माण हुआ। उसी प्रकार कोशिका भी ईंटों की तुलना, ईंटों के साथ हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार घर के निर्माण में ईंटों की आवश्यकता होती है और हमें हमारा मकान या घर का निर्माण होता है, उसी प्रकार कोशिकाएं हमारे शरीर का निर्माण करती है, क्योंकि कोशिकाओं से बना उत्तक, उत्तकों से बनता है अंग, उत्तकों से बनता है अंग, और अंगों से बनता है शारीरिक तंत्र, और फिर हमारे शरीर का निर्माण होता है। यानी जिस प्रकार
ईंटों से घर का निर्माण हुआ, उसी प्रकार कोशिका से शरीर का निर्माण हुआ। ओके। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट कोशिकाओं के प्रकार। अब कोशिकाओं के प्रकारों की बात करें तो कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए, चाहे हम इंसानों की, मनुष्यों की कोशिका की बात करें, चाहे कुत्ते, चाहे बिल्ली या अन्य किसी जीव जंतुओं की कोशिकाओं की बात करें, तो उन कोशिकाओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। उन्होंने आगे जाके संरचना अलग अलग बना ली, लेकिन प्रारंभ में उन कोशिकाओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। हमारी और जंतुओं की कोशिकाएं एक जैसी है, और जो अंगक हमारे अंदर मौजूद है वही उन जंतुओं में भी मौजूद है। और इसी प्रकार हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में भी अत्यधिक समानता ही है। लेकिन अगर बात करें हम और इनसे अलग प्रकार की कोशिका की, तो हमें एक और कोशिका आती है जिसके अंदर केंद्रक ना हो। हमने अभी केंद्रक की बात करी थी, तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है। देखिएगा, पहले तो हम बात करते हैं कोशिकाओं के विभाजन की। तो देखो, प्रारंभ में कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका के प्रकारों की बात करी थी, तो देखिए कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो देखिएगा, हमारे सामने एक है एक कोशिकीय और एक है बहुकोशिकीय, यानी ऐसे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, और एक है ऐसे जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हमने दो प्रकार की कोशिकाओं विभाजित कर दिया, यानी एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। लेकिन आगे जाके वैज्ञानिकों के सामने उस समय जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी उस समय और ज्यादा तीव्र हो गई, जब एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिली जिसके अंदर केंद्रक ही नहीं था। क्योंकि यहां पर चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, दोनों के भीतर केंद्रक मौजूद था, लेकिन बाद में केंद्रक, कुछ कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित हो गया। तो ऐसा हुआ, तो उसके बाद एक नई प्रकार की कोशिका का नाम दिया जाना आवश्यक हो गया। फिर कोशिकाओं को दो प्रकारों में बांट दिया गया, एक कहलाया प्रोकैरियोटिक और एक कहलाया यूकैरियोटिक। तो देखिएगा, एक कोशिका होती है, प्रकार की बात करते हैं, एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगर हम इसे, वैसे तो इसे प्रारंभिक प्रोकैरियोटिक ही कहा जाता है, लेकिन अगर इसे हम अपनी लैंग्वेज में बात करें, इसका सेंस निकालें, तो इसका सेंस होता है प्रारंभिक। प्रारंभिक मतलब इनिशियल, यानी प्रथम अवस्था में कोशिकाएं जो होती हैं वो अपने अंदर केवल कुछ ही पार्ट्स को समेटे हुए होती है, लेकिन बाद में ये कोशिकाएं अलग अपने आप को डेवलप कर लेती हैं और बहुत सारे अंगों का निर्माण कर देती हैं। तो उसी प्रारंभिक अवस्था की कोशिकाओं को नाम दिया गया प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रारंभिक कोशिकाएं। और दूसरी ऐसी कोशिकाएं थी जो पूर्ण रूप से विकसित थी, यानी पूरी तरह से विकसित थी, और उन्हीं पूर्ण विकसित कोशिकाओं को कहा गया यूकैरियोटिक सेल। यानी कोशिकाओं को दो भागों में बांट दिया, प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी प्रारंभिक, यूकैरियोटिक यानी पूर्ण विकसित। यानी हम कहें तो प्रारंभ में कोशिकाएं अति विकसित नहीं थी, और जब ऐसा था तो उन्हें कहा गया प्रारंभिक कोशिकाएं, और बाद में जब कोशिकाएं विकसित हो गई तो उन्हें कहा गया पूर्ण विकसित कोशिकाएं। तो इस प्रकार दो प्रकार की कोशिकाएं हमें प्राप्त हुई, प्रारंभिक कोशिकाएं यानी प्रोकैरियोटिक, और दूसरा
पूर्ण विकसित कोशिकाएं यानी यूकैरियोटिक। अब देखिए हमने यहां पर एक डायग्राम प्रदर्शित किया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। देखिए प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम है, न्यूक्लियोइड है, नाभिकाय, कैप्सूल है, ये भी कुछ ही कैप्सूल एक बाहरी आवरण होता है, ये भी केवल कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, कुछ ही जीवों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। अब ये सब मौजूद है और ये सारे पार्ट इसमें भी मौजूद है, बस यहां पर देखिएगा न्यूक्लियोइड नहीं है। यहां पर न्यूक्लियोइड की जगह न्यूक्लियस है। तो मतलब क्या हुआ, तो देखिए कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिसमें बहुत सी कोशिकाएं ऐसी होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है। अभी हमने जिस कोशिका सिद्धांत में जिस केंद्रक की बात करी कि जो जीवित कोशिकाओं का जो निर्माण होता है उन कोशिकाओं में केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। तो जिस केंद्रक का निर्माण हुआ है वो केंद्रक इन कोशिकाओं में मौजूद है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है और उन्हीं कोशिकाओं में इस स्थान को नाम दिया जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड से तात्पर्य होता है नाभिकाय। नाभिकाय, और नाभिकाय उसे कहा जाता है जब केंद्रक किस कोशिका के भीतर जिस स्थान पर अनुपस्थित होता है उसे नाभिकाय कहा जाता है। तो देखिए जिस कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है, जिस बीच सेंटर में केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन यदि किसी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं है तो उन्हीं कोशिकाओं के उस भाग को नाभिकाय कहा जाता है। और ये नाभिकाय के अलावा सेल वॉल इसमें भी मौजूद है, ये बाहरी आवरण सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है। अगर स्पेशली याद रखिएगा सेल वॉल केवल पादपों में पाई जाती है, सेल वॉल केवल पादप कोशिकाओं में। केवल पादप कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाती है और कुछ प्रोकैरियोटिक जीवों में भी पाई जाती है। इसके अलावा जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और न्यूक्लियोइड क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो केंद्रक अनुपस्थित होने पर वह रिक्त भाग, ये जो रिक्त भाग दिख रहा है, वह रिक्त भाग नाभिकाय कहलाता है यानी न्यूक्लियोइड कहलाता है। तो इसके भीतर केंद्रक मौजूद है, इसीलिए इसे कहा जाता है यूकैरियोटिक यानी प्रारंभिक, और इसे कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। अब यहां पर एक सिंपल सी छोटी सी बात देखिएगा, प्रोकैरियोटिक वर्ड बना है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव से, यानी प्रिमिटिव का मतलब होता है प्रारंभिक, और यूकैरियोटिक शब्द बना है यूटिव। इसका मतलब होता है पूर्ण विकसित। तो ये प्रिमिटिव सेल्स है यानी प्रारंभिक कोशिका हैं जिन्हें प्रोकैरियोटिक नाम दिया गया, और ये यूटिव सेल है यानी पूर्ण विकसित कोशिका है जिन्हें यूकैरियोटिक कहा गया। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नाम किस कारण से पड़ा, प्रिमिटिव और यूटिव। प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक बना, यूटिव यूकैरियोटिक बना, और वही कहलाती है प्रारंभिक कोशिकाएं और पूर्ण विकसित कोशिकाएं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट और देखिएगा, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है, यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। इस पार्ट को कहा जाता है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम या हिंदी में इसे कहा जाता है कशाभिका। कशाभिका, ये कशाभिका जैसे कॉकरोच
कॉकरोच होते हैं या जो छोटे जीव होते हैं, उनके आगे, उनके मुंह पर ऐसे छोटे छोटे तंतु बने होते हैं जो आपस में सिग्नल या खाने की तलाश करने का काम करते हैं। उन्हीं को कहा जाता है फ्लैजिला या कशाबिका या सीलिया। तो देखिएगा, यही कहलाते हैं फ्लैजिलम या कशाबिका, और ये कोशिकाएं कहलाती है प्रोकैरियोटिक। अब इसमें कुछ अंतर देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल नाम किससे पड़ा? प्रिमिटिव, नाम पड़ा प्रिमिटिव से। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव कोशिकाएं या प्रारंभिक कोशिकाएं। तो वह कोशिकाएं जिनमें जो प्रारंभिक अवस्था में होती है, यानी प्राथमिक अवस्था में होती है, और ये अपूर्ण कोशिकाएं कहलाती है, और स्पेशली आकार में छोटी होती है, और इनका आकार होता है लगभग 1 से 10 माइक्रोन का, माइक्रोमीटर, इसे माइक्रोन कहा जाता है। तो इनका आकार 1 से 10 माइक्रोन तक का होता है, जबकि यूट्यूब कोशिकाएं या उन्नत और पूर्ण विकसित कोशिकाएं कहलाती है, और इनका आकार 5 से ये 5 है, 5 से 50 माइक्रोन के बीच हो सकता है। तो 1 से 10 माइक्रोन वाली कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, यानी इस आकार को लिए हुए होती है, इस आकार की होती है, जबकि यूट्यूब कोशिकाएं या यूकैरियोटिक कोशिका 5 से 50 माइक्रोन के बीच होती है, माइक्रोमीटर की होती है। माइक्रोमीटर का तात्पर्य होता है, 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 की घात -6। और देखिएगा, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक, जिनमें यहां कॉमा है, जिनमें केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, यानी जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, वो जिसमें भाई ये कोशिका है, ये कोशिका के बीच केंद्रक है, लेकिन बीच सेंटर में यहां पर कोई पार्ट ही मौजूद नहीं है, ये पार्ट रिक्त है। तो इसी रिक्त पार्ट को हमने नाम दिया केंद्रकाय या न्यूक्लियोइड, और वही न्यूक्लियोइड को कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। हम यूं कहें कि ये एक कोशिका है, और ये कोशिका के भीतर केंद्रिका है, ये क्रोमेटिन है। अब यहां पर हम जानते हैं ये केंद्रक के ऊपर का आवरण है, लेकिन यदि ये आवरण ही ना होता, तो ये पूरा पार्ट, संपूर्ण पार्ट क्लियर होता, केवल यहां पर केंद्रिका होती, यहां पर क्रोमेटिन होता, और कोई भी पार्ट नहीं होता। तो इसी को हमने नाम दिया केंद्रिकाए और न्यूक्लियोइड या फिर न्यूक्लियोइड, और इसे हमने कोशिका को कहा प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो वे ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरणों की बात करें तो देखिएगा, जीवाणु, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। इसके अलावा नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बात करें तो यीस्ट, खमीर, ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका ही है, यानी ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, यानी केंद्रक के ऊपर साफ साफ पाई जाने वाली केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, उसी कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब देखिएगा, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक
दोहरी झिल्ली के आवरण अर्थात केंद्रक सुस्पष्ट होता है, यानी केंद्रक के ऊपर आवरण पाया जाता है। यह केंद्रक है और इस केंद्रक के ऊपर आवरण है यानी कवरिंग है, उसी कवरिंग वाले भाग को कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। ओके, तो मेन इसमें डिस्क्रिमिनेशन या अंतर की बात करें तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी नाभिक अनुपस्थित होता है, नाभिक अनुपस्थित, और जबकि इसमें नाभिक उपस्थित होता है। फिर देखिएगा, इसके अलावा इसे अविकसित केंद्रक कहा जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कहा जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि इसमें केंद्रक की झिल्ली ही अनुपस्थित है और इसीलिए इसे अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी कहा जाता है। और हमने आपको ऑलरेडी बताया इस भाग को नाभिकाय, न्यूक्लियोइड कहा जाता है या केंद्रकाय कहा जाता है। और इसके अंदर क्योंकि केंद्रक के ऊपर झिल्ली उपस्थित होती है, इसीलिए इसे ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस या विकसित केंद्रक कहा जाता है, क्योंकि यहां पर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। अब डीएनए की बात करते हैं तो देखिएगा, प्रोकैरियोटिक का डीएनए सर्कुलर होता है, सर्कुलर यानी गोलाकार डीएनए होता है। इसका डीएनए गोलाकार है, कुछ इस प्रकार का, ये इसका डीएनए कुछ इस प्रकार का होता है, इसीलिए इसे गोलाकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए वाली कोशिका कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है वो हमेशा सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का डीएनए लीनियर होता है। लीनियर से तात्पर्य कुछ इस प्रकार का, ये तो इसका सर्कुलर डीएनए है और यूकैरियोटिक का लीनियर डीएनए है, रेखीय डीएनए कहलाता है। और देखिएगा, इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये 70S राइबोसोम की संरचना के अनुसार इसका नाम दिया गया है 70S और 80S। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो यही एक विशेष अंतर है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, तो 70S प्रकार के, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, यानी बहुत सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं। मल्टी गुणसूत्र, जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं या कहें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसी प्रकार यूकैरियोटिक यानी कुत्ता, बिल्ली और जो भी अलग अलग जीव हैं उनमें बहुत सारे डीएनए जोड़ों के रूप में उपस्थित होते हैं और डीएनए हमेशा सम संख्या, इवन नंबर में होते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें झिल्ली बाध्य अंग, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, झिल्ली बाध्य अंग या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अनुपस्थित होते हैं, जैसे राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, ये सब इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसमें नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, ये सभी अंग अंगक इसमें पाए जाते हैं, यानी इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अनुपस्थित होते हैं या उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं। उसके बाद देखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें हमेशा कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन होता है, या इसके अलावा विखंडन हो सकता है, मुकुलन या बडिंग हो सकती है।
बडिंग, तो हमेशा इनमें प्रोकैरियोटिक में विखंडन या मुकुलन से ही विभाजन होता है और नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ये विभाजन एक प्रकार है, यानी कोशिकाएं जब दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करती है तो उनमें विभाजन होता है और वो अलग अलग कोशिकाओं में टूट जाती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। उसी प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन का प्रकार है विखंडन या मुकुलन, जबकि यहाँ पर कोशिका विभाजन का प्रकार समसूत्री विभाजन अथवा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे माइटोसिस और मियोसिस भी कहा जाता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में विखंडन या मुकुलन होता है, समसूत्री अर्धसूत्री नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी मायोसिस या मियोसिस प्रकार का विभाजन होता है। और एक देखिएगा, जो कोशिका झिल्ली होती है प्रोकैरियोटिक की, वो म्यूकोपेप्टाइड या म्यूकोजटिल, म्यूकोजटिल को म्यूको कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, म्यूको कॉम्प्लेक्स। म्यूकोजटिल या म्यूको कॉम्प्लेक्स की बनी होती है, जबकि विशेष अवस्था में यूकैरियोटिक जीवों की कोशिकाएं सेलुलोज या हेमीसेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज हमने देखा होगा, जो जीव जंतु खाते हैं वो अपने खाने को चबाते हैं, जुगाली करते हैं, वो खाने को लगातार लंबे समय तक चबाते रहते हैं। उसका कारण है क्योंकि उस भोजन की परत सेलुलोज की बनी होती है या हेमीसेलुलोज की बनी होती है और उसे पचाने में अत्यधिक समय लगता है, और वो इसलिए क्योंकि वो विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्यों के द्वारा पचाया जाना संभव नहीं है। हमने सुना होगा, हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सुना होगा कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी। तो घास की रोटियां खाना किसी और के बस की बात नहीं है। उसका कारण है क्योंकि वो घास के ऊपर सेलुलोज या हेमीसेलुलोज की परत चढ़ी है और इसी के कारण हमें उसे लंबे समय तक चबाना पड़ेगा, और शायद इतना पेशेंस या धैर्य हम में तो नहीं हो सकता, इसीलिए मनुष्य के द्वारा सेलुलोज या हेमीसेलुलोज को पचाया नहीं जा सकता है। तो प्रोकैरियोटिक की कोशिका म्यूकोपेप्टाइड या म्यूको कॉम्प्लेक्स या म्यूकोजटिल की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक की कोशिका सेलुलोज या हेमीसेलुलोज की बनी होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, कोशिकीय आधार पर जीवों का वर्गीकरण, यानी जीवों में कोशिकाएं कितनी हैं। कुछ जीवों में कोशिका केवल एक होती है, कुछ जीवों में कोशिकाएं बहुत सारी होती हैं, तो उसी आधार पर कोशिकाओं का विभाजन किया गया है। तो कुछ जीव जिनमें एक कोशिकाएं होती हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, कुछ जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो कोशिकीय या कोशिका की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के जीव उपस्थित होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। तो देखिएगा, एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है जिन्हें वे जीव जो एक ही प्रकार की कोशिका के बने होते हैं और स्वयं एक संपूर्ण जीव होते हैं, यानी वो अपने आप में जीव हैं, उनके न ही कोई विशेष प्रकार की अन्य कोशिकाएं हैं जो हाथ, मुंह, नाक, कान, आंख ये सब बना ले, वो एक ही कोशिका के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और एक ही कोशिका के द्वारा समाप्त भी हो जाएंगे। यानी उनके जीवन में हमारी जैसी सुविधाएं नहीं हैं और वो एक ही कोशिका के द्वारा अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं। उन्हीं कोशिकाओं वाले जीवों को कहा जाता है एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास, ये सब इत्यादि, ये सब जीव कहलाते हैं एक कोशिकीय जीव। जबकि दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव, तो ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक यानी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हीं को कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। जैसे मनुष्य, पादप, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे
कवक, ये सब कहलाते हैं बहुकोशिकीय जीव। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नाउ अब देखिएगा कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो देखिए, अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका होती है गैलीसेप्टिकमा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। ये सबसे छोटी कहलाती है, सबसे छोटी कोशिका कहलाती है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, और इसका आकार लगभग 0.1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन यानी माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद दूसरी सबसे लंबी कोशिका, या कहें मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका या सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन जिसे कहा जाता है, वो सबसे लंबी कोशिका होती है। इसका आकार लगभग 1 सेंटीमीटर होता है। सबसे लंबी कोशिका, चाहे मनुष्य में की बात करें या अदर वे में, यानी किसी और वे में बात करें, तो सबसे लंबी कोशिका या मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका वो है तंत्रिका तंत्र। इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका, याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका होती है शतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। इसका आकार होता है लगभग 130 से 150 mm के बीच, मतलब ये इसका व्यास है, ये इन सभी का व्यास है, डायामीटर। ये व्यास है, ये भी व्यास है, और ये इसकी लंबाई है। ओके, इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका या मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, ओव्यूल, स्पर्म जिसे कहा, अंडाणु या ओव्यूल जो फीमेल में उपस्थित होता है वो कहलाता है सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। ओके, और इसी प्रकार सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, स्पर्म जिसे कहा जाता है, ये सबसे छोटी कोशिका कहलाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो याद रखिएगा शुक्राणु या स्पर्म। अब इसके बाद हम मेन हमारे एग्जाम सिलेबस में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक है प्लांट कोशिका और एक है प्लांट सेल और एक है एनिमल सेल, यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो देखिएगा, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक विशेष अंतर है, उसी अंतर की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कई छोटे क्वेश्चंस जो हमेशा एग्जाम्स में आते रहे हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हो सकती है, वो क्वेश्चंस इनसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ विशेष अंतर होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। बात आती है कोशिका भित्ति क्या होती है, तो देखिएगा, ये कोशिका है और इस कोशिका में ये कहलाती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जबकि इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो याद रखिएगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी मौजूद होती है और कोशिका झिल्ली भी मौजूद होती है। इसीलिए
पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। तो जंतु कोशिका में सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी कोशिका भित्ति अनुपस्थित। पहला अंतर। दूसरा, कोशिका झिल्ली, याद रखिएगा कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, पादप में भी और जंतु कोशिका में भी, जबकि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। दूसरा, प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी प्लास्टिड को कहा जाता है लवक। लवक, जिनके कारण, लवक वो होते हैं जिनके कारण पादप रंगीन प्रदर्शित होते हैं, हरे होते हैं, लाल होते हैं, या पादपों के विशेष पार्ट्स, कुछ पार्ट्स या सभी पार्ट्स रंगों को प्रदर्शित करते हैं। उन रंगों का कारण प्लास्टिड यानी लवक ही है। तो पादप कोशिकाओं के भीतर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तीनों मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है वर्णी लवक, जबकि ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है अवर्णी लवक। तीनों मौजूद होते हैं, तीनों प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लांट सेल के अंदर तीनों प्रकार के लवक मौजूद होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर किसी भी प्रकार के लवक, प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। किसी भी प्रकार के लवक नहीं पाए जाते हैं, यानी लवक एब्सेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर तीनों प्रकार के लवक पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वैक्यूल। देखिएगा, पादप कोशिकाओं की बात करते हैं। देखिएगा, ये पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका, ये है कोशिका भित्ति। ये है कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है, यानी ये यहाँ भी मौजूद है और ये इसमें भी मौजूद है। दूसरा देखिएगा, जो पादप कोशिका होती है उनके भीतर रिक्तिका मौजूद होती है, यह है रिक्तिका, जबकि जंतु कोशिका में भी रिक्तिका पाई जाती है। देखिए, अब दोनों में विशेष अंतर क्या है? पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का आकार बहुत बड़ा है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका छोटी है। तो देखिए, इसमें रिक्तिका बड़ी है, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका छोटी है। इसीलिए पादप कोशिकाओं में केंद्रक सेंटर में स्थापित नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं छोटी छोटी होती है, इसीलिए केंद्रक सेंटर में स्थापित होता है। तो याद रखिएगा,
याद रखिएगा, पादप कोशिकाओं में वैक्यूल का आकार यानी रिक्तिका का आकार बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका, इसे कहा जाता है रिक्तिका। रिक्तिका, तो पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का आकार बड़ा होता है, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका का आकार छोटा होता है, और इसी कारण से पादप कोशिकाओं में केंद्रक परिधि के समीप, यानी ये इसकी सरकमफेरेंस कहें या कोशिका की परिधि कहें, इसके समीप स्थापित होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक बीच सेंटर में स्थापित होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, तो वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज। पादप कोशिकाओं में वैक्यूल्स बड़े होते हैं। वैक्यूल्स स्पेस आर मोस्टली एब्सेंट और प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, इसमें जंतु कोशिकाओं में वैक्यूल्स या कहें रिक्तिका बहुत छोटी होती है, और इसी कारण से इसका केंद्रक परिधि के समीप होता है और इसका केंद्रक बीच सेंटर में होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। हमने आपको अभी बताया था, पादप कोशिकाओं में प्लास्टेड या लवक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। और यही विशेष प्रकार का कार्य हमें पता है, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करने का काम करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल प्लांट सेल में संपन्न होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट, सेंट्रोसोम, तारककाय। तारककाय जंतु कोशिकाओं में तो पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो देखिएगा, सेंट्रोसोम की हम आगे बात करेंगे। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन में हमने कभी पढ़ा हो या हम आगे पढ़ेंगे कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो गुणसूत्र टूट जाते हैं, तो गुणसूत्रों को ध्रुवों पर खींचने का कार्य, गुणसूत्र ध्रुवों की ओर आकर्षित हो जाते हैं और ध्रुवों की ओर अलग अलग होकर पृथक हो जाते हैं। तो जो ध्रुवों की ओर गुणसूत्र अलग हुए हैं, वो गुणसूत्र ध्रुवों पे किस कारण पृथक हुए हैं, उसका मुख्य कारण है सेंट्रियोल, और उसी स्थान को सेंट्रोसोम कहा जाता है। जिस स्थान पर सेंट्रियोल उपस्थित होता है उसी स्थान को सेंट्रोसोम कहा जाता है। तो इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। फिर आता है लाइसोसोम, इसमें लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। हम आगे बात करेंगे लाइसोसोम वो पार्ट है जिसे कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग। मतलब कोशिका जब क्षतिग्रस्त हो जाती है, कोशिका टूट जाती है, खराब हो जाती है, जब उसकी रिपेयरिंग ना हो सके तो कोशिका अपने आप को ब्लास्ट कर लेती है और वो संपूर्ण कोशिका को अपने अंदर पचा देती है। इसी कारण इसे डाइजेस्टिव बैग या सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। तो वो लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में तो उपस्थित होता है, जंतु कोशिकाओं में तो उपस्थित होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट, केंद्रक कोशिका भित्ति की परिधि के समीप होता है। हमने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि इसकी रिक्तिका का आकार बड़ा है और बड़े आकार होने के कारण इसका केंद्रक इसकी परिधि के समीप होता है, बीच सेंटर में नहीं होता है, जबकि इसका केंद्रक परिधि के सेंटर में होता है। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे देखें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट,
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमें निम्न पार्ट्स पढ़ने हैं। ये जो पार्ट्स दिए हैं हमें इन पार्ट्स के बारे में जानना है, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें हमें देखना है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जिसकी हमने बात करी थी, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में तो पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ऊपर सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज की बनी होती है, वो कोशिका भित्ति कहलाती है। केवल पादप कोशिकाओं में, ये केवल पादप कोशिकाओं में होती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। में उपस्थित होती हैं और सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज, सेलुलोज हमने बताया एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पादप कोशिका और जंतु कोशिका, प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है, ये वो कहलाती है जंतु कोशिका। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे। प्रोटोप्लाज्म एक सिंपल सी बात करते हैं, ये है कोशिका भित्ति, ये है कोशिका झिल्ली, ये है केंद्रक, रिक्तिका, गोल्जी बॉडी, ये ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा केंद्रिका, गुणसूत्र, लाइसोसोम, राइबोसोम इत्यादि। तो ये सब पार्ट्स की हम आगे बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जो जीवद्रव्य इसके बीच में भरा होता है उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, और ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रहा ER, ये ER है, हम इसको भी देखेंगे। प्लास्टिड, लवक, वैक्यूल्स, रिक्तिका, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेंट्रियोल, क्रोमेटिन और सेंट्रोसोम, और इसके अलावा लाइसोसोम। तो हम इन सभी पार्ट्स की हम आगे के सेशन में बात करेंगे और इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक हम आगे का नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और कृष्णा एकेडमी से अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट सेशन में अपने डाउट्स जरूर दीजिए, और इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।